हेलो बच्चा लोग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी सुपर क्लास पर। बच्चा लोग, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें से हम कल दूसरा अध्याय प्रारंभ कर चुके थे, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बच्चे लोग, इस अध्याय में हम लोगों ने कल के लेक्चर में बहुत ढेर सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, है ना। याद होंगे, बहुत ढेर सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। और जाते जाते मैंने आपको बताया था कि हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो वो आपको पता होएगा बच्चा। आप अपने नोटबुक पे हेडिंग लगाए होंगे। कल का बताया था कि बच्चा हम अगले लेक्चर में आऊँगा तो आपको पढ़ाऊँगा लघु बीजाणु जनन। बताया था ना, बताया था बच्चा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले बच्चा, अगर जो बच्चे ये देख रहे हैं, जो लेक्चर आज जो पहली बार देख रहे हैं, तो उन बच्चों से एक ही बात कहने वाला हूं, ये लेक्चर उन बच्चों को नहीं आएगा जो पहला नहीं देखे होंगे। तो जो पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे वो सबसे पहले जाकर के पहला लेक्चर देख लो, अब तब उसके बाद ये देखना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हम लघु बीजाणु क्या जनन क्या होता है, इस बात को समझाने से पहले हम कल का अंतिम भाग क्या पढ़े थे, वो बातें हम थोड़ी सी बताना चाहेंगे बच्चा। तो बोर्ड पे ध्यान देना, यहां पे थोड़ी सी इस साइड ध्यान देना। कल मैंने बताया था, जैसे आप जानते हो कि बच्चा ये है लघु बीजाणु धानी। क्या है बच्चा? लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, 4 होती है, मैं बार बार एक बना करके समझाता हूं। ठीक है, और लघु बीजाणु धानी के ऊपर जो है एक लेयर होती है। क्या वो लेयर याद है बच्चा? याद होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। तो इस पहले जो बाहरी आवरण होता है, इस बाहरी आवरण को बोला जाता है वाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं बच्चा? वाह्य त्वचा बोला जाता है। और इस वाह्य त्वचा के अंदर 3 लेयर थी। तो सबसे पहले वाह्य त्वचा के अंदर की जो लेयर था, याद होंगे आप लोगों को, क्या था बच्चा? जल्दी कमेंट में बताएंगे आप लोग। क्या था? एंथस्थीसियम था। यही था ना बच्चा लोग, यही था। ठीक है, और इसके बाद एंथस्थीसियम के ठीक नीचे एक परत और थी। एंथस्थीसियम के ठीक नीचे एक और परत थी, और इस परत को बोला गया था क्या बच्चा लोग? मध्य परत। क्या बोला गया? मध्य परत बोला गया था। ठीक है, मध्य परत बोला गया था। और मैं साथ ही साथ कल बताया था कि ये जो मध्य परतें होती है, किसी में 1 भी होती है, किसी में 2 भी होती है, और किसी में 3 भी होती है। ये बातें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बच्चा, ताकि हर बातें आपको समझ में आ सके। ठीक है, और याद होंगे फाइनली इस मध्य परत के अंदर जो है एक लेयर और था बच्चा। इस मध्य परत के अंदर एक और लेयर था, तीसरा, और जिसका नाम था टेपिटम। क्या था? टेपिटम नाम है। ठीक है, और याद रखना, ये जो टेपिटम होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कैसा होता है, बहुकेंद्रकी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? बहुकेंद्रकी होते हैं। यह भी मैं आपको बता चुका हूं। देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारे बहुत सारे केंद्रक हैं, बहुत ढेर सारे केंद्रक हैं। एक कोशिका के अंदर बहुत सारे ढेर केंद्रक होंगे। तो एक बात बताओ, क्या उसे हम बहुकेंद्र के नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे, यह भी बात आप जानते हो।
ठीक है, यहाँ तक की बातें हमने पढ़ा था। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर कोशिकाएं बन चुकी थी, क्या द्विगुणित कोशिका थी। कैसी कोशिका थी बच्चा? द्विगुणित कोशिका थी। और इस द्विगुणित कोशिका को बोला गया था, याद होएंगे तो कमेंट में जरूर लिखना, या नहीं लिखना है तो आप मुंह से उस बात को जरूर बोलना जहां बैठे हो। ठीक है, तो क्या था ये द्विगुणित कोशिकाएं? याद है? याद है बच्चा? इस द्विगुणित कोशिका को बोला गया था क्या? याद रख लेना, लघु बीजाणुधानी। क्या बोले थे बच्चा? सॉरी, लघु बीजाणु मातृकोशिका बोला गया था। शॉर्ट में इसे बोलते हैं MMC बोला गया था। ठीक है, क्या बोला गया था? MMC बोला गया था। और साथ में इसका एक और नाम है, या पराग मातृकोशिका। पराग मातृकोशिका, जिसे शॉर्ट में PMC बोला गया था। ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या बोला गया था बच्चा? PMC बोला गया था, याद रख लेना। और साथ में बताया था ये कि जो पराग मातृकोशिकाएं होती है, या जो लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं होती है बच्चा, एक ऐसी होती है, तो मैं बता चुका हूं कि ये होती है द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इस बात को भूल नहीं जाना। यहां तक याद है सभी बच्चों को बातें? और याद करना, एक बात और बताया था, इस पराग मातृकोशिकाएं जो है ये आपस में जुड़ी होती है। किससे? प्लाज्मोडेस्माटा से। किससे जुड़ी होती है बच्चा? प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती है। ये सभी कोशिकाएं जो है, पराग मातृकोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती है। तो इन कोशिकाओं ने प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ने के लिए, इन कोशिकाओं ने, कौन कोशिकाओं ने? लघु बीजाणु मातृकोशिका या पराग मातृकोशिकाओं ने इस प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ने के लिए अपने ऊपर एक लेयर का निर्माण किया था। याद है? इसने अपने ऊपर जो है एक लेयर का निर्माण कर दिया, एक आवरण का निर्माण कर दिया। और इस आवरण को, इस लेयर को बोला जाता है बच्चा, क्या जानते हो? तो जरूर वहां बैठे हो जहां पे, जरूर मुंह में बोलना बच्चा, जोर से बोलना, ताकि आपके घर वाले कहें कि हाँ ऑनलाइन जो है पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन जो है मूवी दिखाई नहीं हो रही है। घर वालों को भी पता होना चाहिए कि आप बैठ करके मोबाइल में गेम ना ही खेल रहे हैं, मूवी ना ही देख रहे हैं, कोई सॉन्ग नहीं सुन रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जहां बैठे हो, जैसे मैं यहाँ पे अकेला हूं तो अकेले चिल्ला रहा हूं, वैसे आप भी चिल्लाओ बच्चा। एक अकेले बैठ के बोलो, मेरे साथ बोलो, या पक्का जो है बच्चा याद हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो ये नाम क्या था? आवरण जो थे क्या था? जल्दी फटाफट बताइए। तो बहुत सारे बच्चे बताइए कि ये आवरण क्या था? तो इस आवरण को बोला गया था क्या? याद करो, कैलोज। क्या बोला गया था बच्चा लोग? कैलोज बोला गया था। ये कैलोज बोला गया था। आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। और यहां तक मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और जैसे ही कैलोज आवरण का निर्माण हो जाता है तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बच्चा लोग? टूट जाते हैं। इन सभी बातों को मैं लिखवा भी दिया हूं, समझा भी दिया हूं। ठीक है, और फाइनली आगे की टॉपिक हम बात करने वाले हैं लघु बीजाणु जनन। किसकी बात करेंगे बच्चा लोग? लघु बीजाणु जनन की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वर्ड को समझने का प्रयास करिएगा।
नाम में क्या रहा है, लघु बीजाणु। और जनन का मतलब होता है, तो जनन का मतलब होता है एक इसके जैसा बनना, ठीक है, इसके जैसा बनना। यानी लघु बीजाणुओं का, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। इस बात को लिखने में क्या आपको शर्माना है? बिल्कुल ना है। लिखो बच्चा, क्या लिखना है? लिखना यहाँ पे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है, कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये लघु बीजाणु जो है बन रहा है, ये बन कैसे रहा है? देखना चाहेंगे तो ध्यान देना बोर्ड पे। बोर्ड पे देखोगे बच्चा तो और भी बातें इसमें लिखनी है, खत्म नहीं है, और भी बातें सीखनी है। कैसे बनेंगे लघु बीजाणु वो आपको यहाँ पे सीखनी है। तो फाइनली एक बात बता दो, एक बात बता दो, हमने लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर कौन सी कोशिका बना चुके हैं? तो आप कहोगे कि सर लघु बीजाणु धानी के अंदर जो है पराग मात्रिक कोशिकाएं बन चुकी है। कौन सी कोशिका बच्चा? पराग मात्रिक कोशिकाएं बन चुकी है। तो इसमें से मैं एक कोशिका निकालने वाला हूँ बाहर, पढ़ने के लिए, केवल मैं अध्ययन करने के लिए, समझाने के लिए एक कोशिका को बाहर निकाल के समझेंगे, लेकिन जो भी क्रिया होएगी इसी के अंदर होएगा। किसके अंदर होएगा बच्चा? लघु बीजाणु धानी के अंदर होएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो मैं एक कोशिका को बाहर निकाला, एक कोशिका को मैं बाहर निकाला और इसके ऊपर एक आवरण है, और इस आवरण का नाम जानते हो ना? जानते हो ना बच्चा? इस आवरण का नाम है कैलोज। ठीक है, और ये कोशिका कौन सी है? तो लिख दो बच्चा PMC या MMC, MMC शॉर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो PMC का मतलब होता है पराग मात्रिक कोशिका, यानी पोलिन मदर सेल, और MMC का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जो मैं कल बताया था। अब ध्यान से सुनना, ये कोशिका कैसी है? तो ये कोशिका द्विगुणित होती है। कैसी होती है बच्चा? द्विगुणित होती है। अब इन कोशिका में होता है, इन कोशिका में होता है अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन प्रथम। ठीक है, इस कोशिका में होने वाला है अर्धसूत्री विभाजन। कैसा? प्रथम होने वाला है, याद रख लेना। ठीक है, और विभाजन में बार बार बता चुका हूं, विभाजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। तो बच्चा यहाँ पे अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है, तो गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है, तो द्विगुणित से कोशिकाओं की संख्या आधी आधी हो जाएगी। कहोगे यस सर, क्यों? क्योंकि आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विभाजन की जो प्रक्रिया होने वाली है अर्धसूत्री होने वाली है। तो एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी फाइनली, ये एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका। दो कोशिका तो बनेगी, लेकिन ये दो कोशिका कैसे होएगी?
इसमें दोनों कोशिका में जो है गुणसूत्रों की संख्या की जो है आधी आधी जाएगी। तो एक n इसमें, एक इसमें हो जाएगा। तो ये जो दो कोशिका बनी है बच्चा लोग, क्या ये द्विगुणित है? नहीं, ये कोशिका बनी है कैसी? अगुणित कोशिका बनी है। कैसी बनी है? अगुणित कोशिका बनी है। ठीक है, सिंपल सा समझने की कोशिश करना, बहुत 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 मजेदार आने वाला है, मजा आने वाला है, एक बार समझ में आ जाएगा। सभी चीज को लिखना कैसे वो आपके ऊपर है, लिख पाओगे, आराम से लिख पाओगे। तो मैंने ये बोला कि जो परागमात्री कोशिकाएं हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन होने से 1 से 2 कोशिका बनेगी और दोनों कोशिका कैसे होएगी? अगुणित होएगी, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। आधी क्यों हो जाएगी? क्योंकि अर्ध का मतलब होता है आधा, और सूत्री वर्ड हो जाए गुणसूत्र से आया है। सूत्री वर्ड कहां से आया है? गुणसूत्र से आया है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। सिंपल सी बातें हैं, यहां तक आप याद रख लेना। ठीक है, 2 कोशिका बन चुकी है बच्चा, 2 कोशिका। क्या इसके ऊपर कैलोज है? तो इसके ऊपर भी कैलोज बना दो। ये रहा कैलोज का आवरण, इसके ऊपर भी कैलोज बना दो, इसके ऊपर भी कैलोज बना दो। ठीक है, ये रहा कैलोज का आवरण। ठीक है, फाइनली यहां तक समझ आ जाएगा। फिर क्या होता है? फिर इन दोनों कोशिकाओं में, ध्यान से सुनना, फिर से वापिस से पुनः लिख देता हूं, पुनः अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। पुनः यहां पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? द्वितीय होता है। और एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय होता है, प्रथम नहीं, जो द्वितीय होता है, ये विभाजन समसूत्री के जैसा होता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 कोशिकाएं हैं, तो 1 से 2 कोशिका बनी, तो 2 से कितना बनेगा बच्चा? 4 कोशिका बन जाएगी। 2 से कितनी कोशिका बनेगी? 4 बन जाएगी। तो ये पहली कोशिका, ठीक है, ये पहली कोशिका, ये पहली कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका और ये चौथी कोशिका। और चारों कोशिकाएं कैसी है? अगुणित है। कैसी बच्चा लोग? अगुणित है। और इनके बाहरी आवरण क्या है? तो आप अच्छे से जानते हो, इनका बाहरी आवरण है कैलोज। ठीक है, इनका बाहरी आवरण है क्या? कैलोज। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये रहा कैलोज ऊपर का आवरण। ठीक है, ऊपरी आवरण है, ये सब ऊपरी आवरण बता लिख देता हूं यहाँ पे। ये आवरण ऊपर का, और ये ऊपर का आवरण क्या है बच्चा? कैलोज है, कैलोज है। ध्यान से यहाँ पे समझ लेना। क्या आपको यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ है समझ में आया? फिर से सुनिएगा, सिंपल सा है। ये है पराग मातृ कोशिकाएं या लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनती है, और 2 कोशिकाओं में फिर पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, और दोनों कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो 2 से 4 कोशिकाएं बनती है। और जब 4 कोशिकाएं बन जाती है तो इन कोशिकाओं को, इन प्रत्येक कोशिकाओं को बोला जाता है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु बोला जाता है। तो बच्चा ये हम यही तो पढ़ रहे हैं, लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? हम पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया। लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो क्या बताओ आप, क्या पराग मातृ कोशिकाओं से क्या लघु बीजाणु कोशिका बना दिए?
बना दिए। तो कैसे बना आपको ये समझ में आ रहा होगा। और याद रखना, ये लघु बीजाणु जो है, कोशिकाएं जो कोशिकाएं हैं, जो एक कैलोज के आवरण के अंदर है, कैलोज के आवरण के अंदर है। आज जब कैलोज के आवरण के अंदर है तो चारों एक साथ होंगे कि नहीं होंगे? कहोगे सर जब ये कैलोज के आवरण के जब अंदर है तो चारों एक साथ होंगे, और चारों के एक साथ होने के कारण हमें इसे बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लघु बीजाणु चतुष्क बोलते हैं। ये बात याद करना। तो चतुष्क वर्ड कैसे आया? चतुष्क वर्ड कैसे आया? क्योंकि चारों कोशिकाएं जो है, जो लघु बीजाणु है, ये एक साथ है और एक साथ होने के कारण इसे बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। भूल मत जाना, बुढ़ापे तक इसका दूसरा नाम है या पराग चतुष्क या प्राथमिक या सिंपल सा पराग चतुष्क लिख दोगे, ठीक है, या पराग चतुष्क, पराग चतुष्क बोला जाता है। सिंपल सी बातें हैं बच्चा, याद रख लेना, बहुत हार्ड नहीं है। मैंने बहुत ही प्यार से समझाया इस बात को। और फाइनली ऐसे बहुत सी सारी प्यार से बात समझने के बाद अब कहोगे सर लिखना कैसा है? तो लिखना बड़ी आसान है बच्चा। इधर मैं लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है, लिखना कैसे है। इधर मैं इस साइड लिख करके बता देता हूँ, ध्यान देना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और ठीक है, हटा देते हैं, सही रहेगा। अब क्या लिखोगे? सिंपल सा, यहाँ से यहाँ तक जो भी कुछ हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हुआ है उसको लिखना है। शर्माना नहीं है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, लिखना है। कैसे लिखना है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है पराग मातृ कोशिका, लिखोगे पराग मातृ कोशिका में, पराग मातृ कोशिका में, क्या होता है बच्चा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। क्या होता है बच्चा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिससे दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जिससे दो अगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चा, यहां तक जो लिखा, ये लिखा, दो कोशिका बन चुकी है, दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यहां तक लिख सकते हो। फिर फाइनली बात करोगे सर आगे कैसे क्या लिखा जाएगा? तो लिखोगे इन दोनों कोशिकाओं कोशिका में पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। कोशिकाओं में पुनः अर्धसूत्री विभाजन
द्वितीय होता है जिससे कुल 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कुल 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। लिख सकते हो इसे भी, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। ये सिंपल सी बातें हैं बच्चा, याद रख लेना। सरमाया लिखने में बिल्कुल नहीं शर्मा रहे ना, बिल्कुल अच्छे से लिख रहे होंगे, अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे। आपसे उम्मीद होएगी मेरे साथ लिख रहे होंगे, और कैसे लिखा जा रहा है किसी टॉपिक को, यह भी आप जो है मेरे साथ आप बातें समझते जा रहे होंगे कि किसी भी टॉपिक को लिखा कैसे जा रहा है। इन सभी चीज़ों को समझ में आ रही होगी आपको बातें। ठीक है, अब फाइनली जो है थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। रुके रहना बच्चा लोग, थोड़ी सी इंक भर लेता हूँ, फटाफट रुके रहना। अब आपको क्या करना है, फाइनली इतना सारे लिखने के बाद बच्चा आपको फिगर बनाना है। किसका फिगर बनाना है बच्चा? लघु बीजाणु धानिक बनाना है। ठीक है, क्योंकि जो भी क्रियाएं हुई है किसके अंदर हुआ है? लघु बीजाणु धानिक के अंदर हुआ है, तो फिगर बनाना जरूरी है बच्चा। फिगर बनाओगे तभी तो मजा आएगा, तो फिगर बनाना भूल मत जाना। ये है लघु बीजाणु धानी, इसके ऊपर का लेयर बच्चा याद करो, इसके ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस है। इसके अंदर का आवरण बच्चा याद है ना, इसके अंदर का आवरण जो है एंड्रोथीसियम। इसके ठीक नीचे का आवरण जो है क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर बोलते हैं। और ठीक इसके नीचे का जो आवरण है बच्चा लोग, इसे क्या बोलते हैं? तो इसके आवरण को बोलते हैं क्या? टेपिटम। ये सारी चीजें अगर आप बार बार लिखते हो तो लिखने से हर एक टॉपिक याद भी हो जाती है। ठीक है, और फाइनली इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या बन चुके हैं? ये बन चुके हैं। इसको भी बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये कोशिकाएं एक में कितनी है बच्चा? 4 है। एक में कितनी है? 4 है। एक में 4 कोशिकाएं हैं। ऐसे बहुत सारी बनी होएगी, मैं थोड़ा सा बना करके समझा देता हूं। ठीक है, और इसके ऊपर एक आवरण भी है। कौन सा आवरण है जानते हो ना? इसके ऊपर ये 4 कोशिकाएं एक आवरण के अंदर है, और इस आवरण को बोला जाता है कैलोज। इस आवरण को बोला जाता है क्या? कैलोज। ये है कैलोज, ये है कैलोज, ये है कैलोज। ठीक है,
और इसके अंदर 4 कोशिकाएं हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से आपको फिगर बना लेनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और फाइनली एक बात बताने वाला हूँ बहुत बच्चा, जो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान देना, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को, इसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चा। इस भाग को मैंने हटाया, ठीक है। सब फिगर बनाते जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना बच्चा। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे आपको बहुत ही अच्छा सुंदर सा फिगर बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छा फिगर बनाना है, ताकि आपको बाद में पढ़ो भी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए ये कहाँ से क्या चीज़ क्या हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बात प्रश्न पूछूंगा बच्चा, एक बात बता दो सही तरीके से, ये अंदर क्या बन चुके हैं, बता दो बच्चा सही तरीके से, ये अंदर क्या बन चुके हैं, ये अंदर जो है ये क्या बन चुके हैं बच्चा। तो कहोगे सर ये है लघु बीजाणु चतुष्क है, लघु बीजाणु चतुष्क है। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा ये जो लघु बीजाणु चतुष्क बोल रहे हो, चतुष्क वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि चारों कोशिकाएं साथ हैं। और चतुष्क का मतलब ये क्या होता है, 4 होता है। चतुष्क का मतलब क्या होता है, 4 होता है। चारों कोशिकाएं साथ साथ है, तो क्या लघु बीजाणु चतुष्क ना ही बोलेंगे, बोलेंगे। अब मेरी बात क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो बातें बोलने वाला हूँ उसको आप नोट में लिख लीजिएगा, NOT, नोट पॉइंट में। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बोलने वाला हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बात पूछूंगा, इसके अंदर बन चुके हैं लघु बीजाणु चतुष्क बन चुके हैं। क्या बन चुका, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो गया है, हो गया है। ये किसके अंदर हो गया है, तो याद रख लेना लघु बीजाणु धानी के अंदर हो गया है। किसके अंदर बना है बच्चा, लघु बीजाणु धानी के अंदर बना हुआ है। सुन लेना, अब जैसे ही, सुनो मेरी बातें, मैं क्या बोला, जैसे ही लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, तो इस लघु बीजाणु धानी जो बार बार बोलते आ रहे हैं, इस लघु बीजाणु धानी का नाम बदल दिया जाता है। मैंने क्या बोला, जब लघु बीजाणु धानी के अंदर, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है, तो केवल इस लघु बीजाणु धानी का, इस लघु बीजाणु धानी का नाम बदल दिया जाता है। और लघु बीजाणु धानी का नाम बदल करके लघु बीजाणु धानी का नाम बदल करके रख दिया जाता है परागपुट्टी, परागपुट्टी रख दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रख लेना बच्चा, केवल नाम बदला गया है, केवल लघु बीजाणु, जिसको बार बार लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, जिसको बार बार बोलते हो ना, उसी का केवल नाम बदला है। और नाम बदलेगा कब, दिमाग में याद रख लेना, ये नाम बदलेगा कब, तब बदलेगा जब लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाएगा। तो लघु बीजाणु धानी अब ना ही बोलेंगे, अब बोलेंगे पराग पुट्टिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पराग पुट्टिका बोलेंगे। याद रख लेना, बुढ़ापे तक बहुत ज़्यादा अच्छा बात बता दिया मैंने, ठीक है। तो इस बात को लिखना है यहाँ पे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलेन सेक, पोलेन
सेक, ठीक है, पराग पुट्टिका का बोलते हैं। तो लिख लो यहाँ पे जैसे ही लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या क्या बन चुका है बच्चा, क्या बन चुका है? तो अंदर लघु बीजाणु चतुष्का, लघु बीजाणु चतुष्का निर्माण हो जाता है, तब लघु बीजाणु धानी का नाम बदलकर पराग पुट्टिका पोलन सेक, ठीक है, पोलन सेक रख दिया जाता है। ये बातें बच्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बात को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है बच्चा लोग, ठीक है। तो सिंपल सी कोई पूछेगा कि पराग पुट्टिका जो है, पराग पुट्टिका है क्या? तो पराग पुट्टिका क्या है? तो लघु बीजाणु धानी को ही पराग पुट्टिका कहते हैं। कब बोलेंगे? कब? तब बोलेंगे जब लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाएगा, तब बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मेरी बातें सुनना ध्यान से बच्चा लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो बहुत अच्छा बात बताने वाला हूँ। हर एक बात में दम है बच्चा। बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो भाग गए होंगे पगला करके, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये भी महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना। जैसे ही ये ये जो है पराग पुट्टिका, ठीक है। अब क्या बोलेंगे इसको? पराग पुट्टिका। ये जो पराग पुट्टिकाएं है, जिसके अंदर कोशिकाएं हैं, अब कहोगे सर पराग पुट्टिका और लघु बीजाणु धानी है। ये जो पराग पुट्टिकाएं है, इस पराग पुट्टिका के अंदर क्या कोशिका है बच्चा? लघु बीजाणु चतुष्क कोशिका है। याद रख लेना, एक बात और याद रखना, पराग कोश फटने से पहले, पराग कोश स्फुटन से पहले, यानी पराग कोश फटने से पहले, टेपिटम, जानते हो टेपिटम? कौन सा टेपिटम? टेपिटम किसे बोल रहे हैं? टेपिटम किसे बोले बच्चा? तो टेपिटम जो है, ये जो आवरण है, लघु बीजाणु धानी भित्तियों के जो आवरण है, उसको बोला जाता है टेपिटम। तो ये टेपिटम जो है, पराग कोश फटने से पहले टेपिटम एक कैलेज एंजाइम का
कैलेज एंजाइम का निर्माण करती है। कैलेज एंजाइम का क्या करती है बच्चा? निर्माण करती है। ठीक है, अब कहोगे सर कैलेज एंजाइम क्या यही है क्या कैलेज? ना बच्चा, ये जो आवरण है ये है कैलोज। ये आवरण है कैलोज, और यहां लिखा गया कैलेज। दोनों में अंतर है। और कैलोज जो है एक आवरण है, और यहां पे कैलेज जो है एंजाइम है। और इस कैलेज एंजाइम को कौन निकाला? तो याद रखना, टेपिटम ने कैलेज एंजाइम का निर्माण कर दिया। अब कहोगे सर ये कैलेज एंजाइम करेगा कहा करने वाला है कैलेज एंजाइम? तो ध्यान से सुन लेना बच्चा, यह कैलेज एंजाइम परागकोश फटने से पहले यह कैलेज एंजाइम परागकोश फटने से पहले कैलोज आवरण को नष्ट कर देता है। कैलोज आवरण को क्या करता है? नष्ट कर देता है। देखा, समझ में आया? मैं सिंपल सी बातें ये बोला कि ये परागकोश फटेंगे। ठीक है, अब कहो सर काहे फटेंगे? तो बच्चा, जब परागकोश फट जाएंगे, ऐसे परागकोश होता है, जब परागकोश परिपक्व होएंगे तो परागकोश फटेंगे। परागकोश क्या आएंगे? फटेंगे। लेकिन परागकोश फटने से पहले ये जो टेपिटम ने जो कैलेज एंजाइम जो निकाली है, ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज के आवरण को क्या कर देता है बच्चा? नष्ट कर देता है। तो क्या इतनी सी बातें समझ में आ रही है? एक बात बताओ, मान लो कोई चीज़ है, कोई एक चीज़ है, एक मान लो कि एक थैली है, और उस थैली के अंदर जो है आलू है, गोभी है, भंटा है, बैगन है, सब कुछ है उसमें। हम बाजार करके मटर भी ले लिए हैं, है ना, मिर्च भी ले लिए हैं, सब कुछ थैली के अंदर ले लिए हैं। ठीक है, जिस प्रकार थैली के अंदर 4 कोशिकाएं हैं तो इस प्रकार से ले लिए हैं। ठीक है, 4 आइटम ले लिए। अगर ये जो है ये आवरण, थैली का आवरण फट जाएगा, थैली का आवरण अगर हट जाएंगे, थैली का आवरण अगर नष्ट कर दी जाएगी, तो क्या वो जो उसके अंदर हम लिए हैं, क्या वो बिखर जाएंगे? कहोगे यस सर बिखर जाएंगे। सिंपल सी बात है बच्चा, दिमाग लगाना। अगर ये कैलोज नष्ट हो जाएगा, ये कैलोज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएंगे। ये कैलोज नष्ट हो जाएंगे तो क्या इसके अंदर जो लघु बीजाणु है, क्या वो फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, बिखर जाएंगे? कहोगे यस सर बिखर जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम फिगर यहाँ पे बना के दिखाने वाले हैं। ध्यान से समझना बच्चा लोग, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ बच्चा। फिगर यही रहेगा। ठीक है, फिगर में ये सेम का सेम रहने देता हूँ। बस इस साइड को हटाया, और हटाने के बाद मैं यहीं पे इसको बता देता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हटाया, क्या हटाया? कैलोज एंजाइम को हटाया। मैंने हटाया ना ही बच्चा, कैलेज ने तोड़ दिया, कैलेज ने नष्ट कर दिया। आज जब ऐसे आवरण हट जाएंगे तो जो एक साथ जो 4 कोशिकाएं मिल रही थी, क्या वो अलग अलग हो जाएंगे? क्या ऐसे बिखर जाएंगे? कहोगे यस सर।
कुछ इस तरीके से बिखर जाएंगे, कुछ इस तरीकों से बिखर जाएंगे। कैसे बच्चा बिखर जाएंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। कुछ ऐसे बिखर जाएंगे। जो 4 कोशिकाएं जो एक में जुड़ी हुई थी, वो सभी 4 कोशिकाएं ऐसे अलग अलग क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। याद रख लेना, मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो बच्चा लोग सिंपल सा एक बात बताओ, जब चतुष्क वर्ड काहे बोला, जब साथ साथ था, और जब इसके ऊपर का जो आवरण था वही हट जाएगा तो बिखर जाएंगे, तो क्या चतुष्क बोलेंगे ना। अब क्या बोलेंगे, अब केवल बोलेंगे हम इसे क्या, लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। तो ये कोशिकाएं कौन सी है, ये कोशिकाएं कौन सी है बच्चा, ये सभी कोशिकाएं कौन सी है, तो बोलोगे ये कोशिकाएं हैं लघु बीजाणु। क्या है, लघु बीजाणु है, याद रख लेना। ठीक है, ये है लघु बीजाणु है, या इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्राथमिक पराग कण के नाम से भी जानते हैं। इसी को एक और नाम से जानते हैं, प्राथमिक पराग कणों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चा पूरा हमारा टॉपिक ही क्या था, लघु बीजाणु। क्या था, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन का मतलब में लिखवाया था कि लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया जो है को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। फाइनली हमारा यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है लघु बीजाणु जनन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आ गए होंगे बच्चा यहाँ तक। ठीक है, और फाइनली अब एक बात और लिखना है इसमें, बहुत अच्छा है। ठीक है अच्छा, ये जो लघु बीजाणु जो कोशिकाएं हैं, ये लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं। ठीक है, लिख देता हूं, हेडिंग बना लेना हो सके तो, हेडिंग लघु बीजाणु, लघु बीजाणु हो सके तो हेडिंग लगा लेना। ठीक है, ये लघु बीजाणु कोशिकाएं जो यहां देख रहे हो कैसी है, अगुणित है कि द्विगुणित है। तो यहाँ पे कोशिका कैसी दिखाई दे रही है बच्चा, अगुणित दिखाई दे रही है। तो लिखोगे लघु बीजाणु कोशिकाएं, लघु बीजाणु कोशिका, लघु बीजाणु कोशिका, कोशिकाएं, कोशिकाएं अगुणित, अगुणित होती है, अगुणित होती है। ठीक है बच्चा लोग, लघु बीजाणु कोशिकाएं कैसी होती है बच्चा, अगुणित होती है, ध्यान से याद रखना। और यही कोशिकाएं, और यही कोशिकाएं, यही कोशिकाएं, यही कोशिकाएं विकास करके, विकास करके, विकास करके पराग कणों का, पराग कणों का, पराग कणों का पोलन ग्रेन का निर्माण करती है, निर्माण करती है। बच्चा बहुत ज़्यादा
अच्छा टॉपिक मैंने लिखा। क्या लिखा कि ये जो कोशिकाएं हैं ये अगुणित होती है, और यही कोशिकाएं बच्चा लोग, यही कोशिकाएं विकास करेगी, वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके बनाने वाली है क्या? पराग कण बनाएगी। अब बात पूछोगे कि ये सर, ये जो लघु बीजाणु जो अगुणित कोशिकाएं हैं, ये अगुणित कोशिकाएं कैसे बनाएगी परागकण? तो इसे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी अभी बिल्कुल पढ़ेंगे। ध्यान देना, ध्यान देना। हेडिंग होएगा बच्चा, हेडिंग होएगा, इस साइड को हटाता हूँ, हेडिंग होएगा, लिख लेना, ठीक है। बहुत हर एक बातें मैं बच्चा बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझते जाना, बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। ना ही समझोगे कभी नहीं समझोगे, और आज समझ जाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाओगे, है ना। तो आपको पढ़ना है, मन से पढ़ना है। मैं भी यहाँ पे बहुत ही मन से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, बहुत ही मेहनत लग रही है, ठीक है, ध्यान देना। अब फाइनली मैं ये बताया, फिर से सुन लेना। मैं किसी भी बात को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि हर बच्चे को बातें मेरी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चे तेज भी होंगे और कुछ बच्चे कमजोर भी आए होंगे, तो मैं दोनों को लेके जाता हूँ। क्या वो बच्चे कमजोर रह जाएंगे? ना ही रहेंगे। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि कमजोर बच्चा भी आगे बढ़े, मैं ये भी चाहता हूं, और इसको ध्यान में रख करके मैं पढ़ा रहा हूं। और किसी के कहने से मैं बिल्कुल तेज नहीं पढ़ाने वाला हूं, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाऊंगा। तेज बच्चों को भी अच्छे से समझ में आएगा, और जो धीरे चलने वाले हैं उनको भी लेके चलने वाला हूं। तो धीरे चलने वाले बच्चों को मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं, छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूं कि जो बच्चा पीछे है उसको पीछे ही रहने दो, इसमें से मैं नहीं हूं। उनको भी मेरे को साथ लेके चलना है। तो ध्यान देना, ध्यान देना। अब मैं ये बातें बताया कि यही कोशिकाएं, कौन कोशिकाएं? लघु बीजाणु कोशिकाएं, यही जो अगुणित होती है, लिख दिया। और यही कोशिकाएं विकास करेगी, और विकास करके बनाएगी, परागकण बनाएगी। और फाइनली पूछोगे सर कैसे बनेगा, सर कैसे? तो देखना, हेडिंग लगा लेना, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन या परिवर्धन, ठीक है। परिवर्धन, ध्यान देना, ध्यान देना बच्चा, ठीक है। यहां तक हेडिंग लगाओ, फटाफट फटाफट हेडिंग लगा लीजिए यहां तक, ठीक है। बच्चा लोग आप हेडिंग लगा लिए होंगे, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन। और ये हेडिंग लगाने के बाद बच्चा ध्यान से मेरी बातें सुनना। ये जो लघु बीजाणु है ये किस प्रकार से परागकणों में परिवर्तन होएगा, इस चीज़ को सबसे पहले हम समझाएंगे। और समझाने के बाद जो है उस टॉपिक को कैसे लिखा जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसका मुझे कोई भय नहीं है। और वीडियो लंबा होने के कारण जो है बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, भग भी जा रहे होंगे,
ठीक है। लेकिन याद रख लेना बच्चा एक दिमाग में कि कोई भी चीज पाने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए हमें संघर्ष की लड़ाई लड़नी होती है। संघर्ष की लड़ाई हर एक व्यक्ति को लड़नी होती है, तभी जाकर के बच्चा सफलता मिलती है। तो बच्चा एक बात हमेशा याद रखना अपने दिमाग में, एक बात हमेशा अपने दिमाग में याद रख लेना कि मुश्किल नहीं है इस कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है इस कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे आपके हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। बच्चा यही बात आपको हमेशा दिमाग में याद रखनी है और इसी के साथ आपको पढ़ाई बहुत जोश के साथ पढ़नी है ताकि हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो सके। ठीक है बच्चा, चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि ये जो लघु बीजाणु है कौन है, ये कोशिका है। तो सबसे पहले इस कोशिका को हम यहाँ बना देते हैं बच्चा। क्या बनाने में शर्माना है? बिल्कुल नहीं, ऐसे बना दोगे। तो बच्चा ये जो कोशिका में बनाया, ऐसे बहुत सारे लघु बीजाणु है, बहुत सारे हैं, मैं एक को बनाया केवल समझने के लिए। ये है लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु याद रख लेना। जो कैसी होती है बच्चा लोग? अगुणित होती है। कैसी होती है बच्चा लोग? अगुणित होती है, याद रख लेना ये बातें, ठीक है। अब क्या होएगा? अब क्या होएगा? तो ध्यान से मेरी बातें सुनना। इन लघु बीजाणु की कोशिकाओं में होता है बच्चा असमान केंद्रक विभाजन। क्या होते हैं बच्चा? असमान केंद्रक विभाजन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे फाइनली जो है केंद्रक का विभाजन होने वाला है। और किसी भी कोशिका में जब विभाजन की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले केंद्रक का ही विभाजन होता है। तो यहाँ पे भी केंद्रक का विभाजन होने वाला है, जिससे 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 केंद्रक है तो 1 से कितने केंद्रक बनेंगे बच्चा? 2 केंद्रक बनने वाले हैं। और वो केंद्रक कैसे होंगे? असमान होंगे। असमान का मतलब यह है कि एक केंद्रक जो है छोटा होएगा और एक केंद्रक जो है बड़ा होएगा, ठीक है। तो देखोगे अगला यहाँ पे फिगर बनाता हूँ बच्चा। ये है आपका लघु बीजाणु कोशिकाएं और इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ तो एक छोटा सा केंद्रक बना और एक बड़ा सा केंद्रक बना, याद रख लेना। एक छोटे से केंद्रक बना, एक बड़ा सा केंद्रक बना, तो साथ में एक बच्चा याद रख लेना, छोटे वाले केंद्रक को बोला जाता है क्या? 1 मिनट बच्चा, थोड़ा सा जगह यहाँ पे हटा देता, यहाँ पे हटा दूँ ना तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे साइड में चीज़ को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जगह की कमी है तो पहले हटा देते हैं ताकि बिंदास तरीके से हम चैप्टर को पढ़ सकें। हटाया, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा लोग। तो मैंने यहाँ पे ये बातें बोला कि यहाँ पे केंद्रक का जब विभाजन हुआ तो केंद्रक कैसे बने बच्चा? असमान केंद्रक बने, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो देख सकते हो ये है कोशिका, ठीक है बच्चा लोग। ये रही कोशिका, मैं बड़ा बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से एक कोशिका छोटी
एक केंद्रक छोटा बना और एक केंद्रक बड़ा बना, ठीक है, ऐसा हुआ। जिनमें से छोटे केंद्रक को बोला जाता है जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, और बड़े वाले केंद्रक को बोला जाता है कायिक, कायिक केंद्रक। सिंपल सी बातें हैं, याद रख लेना बच्चा लोग, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में ध्यान देना, इंग्लिश में बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इसे हम इंग्लिश बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। याद रख लेना हर बातें, ठीक है। तो फाइनली जो बच्चा है, मैं यहां से यहां तक की बातें क्या बताया सुने हैं। मैंने बोला यहां से यहां तक कि लघु बीजाणु कोशिका में असमान केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे एक छोटा केंद्रक और एक बड़े केंद्रक का निर्माण होता है। तो छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक तथा बड़े वाले केंद्रक को कायिक केंद्रक कहा जाता है। इतनी बातें आपको यहाँ पे छापनी होएगी, लेकिन छापने से पहले और भी बातें ध्यान से सुन लेना बच्चा। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चा, ठीक है, ध्यान देना आगे की बातें क्या होने वाली है। अब यहाँ पे फाइनली जो है केंद्र का विभाजन हो चुका है, ठीक है, केंद्र का विभाजन हो चुका है। अब केंद्र का विभाजन होने के बाद अब क्या होएगा, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो केंद्र का विभाजन जब हो जाएगा तो यहाँ पे होएगा अब असमान, असमान कोशिका का विभाजन होता है। असमान कोशिका का विभाजन होता है, विभाजन होता है। जब असमान केंद्र का विभाजन होने के बाद बच्चा अब क्या होएगा, असमान कोशिकाओं का विभाजन होएगा। तो सोच के बताना, क्या एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनेगी कि नहीं बनेगी? कहोगे यस सर, एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनेगी। तो यहाँ पे फिगर बनाने में बिल्कुल नहीं शर्माना है, तो बना देना बच्चा। ऐसे फिगर बनाओगे और यहाँ पे दिखा देना, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देना है कि ये रही आपकी छोटी कोशिका, सॉरी छोटा केंद्रक जिसे बोला जाता है जनन केंद्रक, और ये हो गया ये बड़ा केंद्रक जिसे बोला जाता है कायिक केंद्रक। और ये रही आपकी कोशिका का विभाजन, ये रहा कोशिका का विभाजन, और ये रहा बच्चा बड़ा कोशिका, ठीक है। सिंपल सा बच्चा है, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में बातें आगे होंगे, ठीक है, आगे होंगे यहाँ पे आपको बातें समझ में आगे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा जो कोशिका बना है ना, इस छोटी कोशिका को बोला जाता है जनन कोशिका, जनन कोशिका, और बड़े वाले कोशिका को बोलते हैं बच्चा कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चा? कायिक कोशिका बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे जानते हो? जनन का मतलब जनरेटिव सेल, और इसे कायिक को वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। ये सिंपल सी बातें हैं। और ये जो जानते हो केंद्र का नाम क्या है? इस केंद्र का नाम है जनन केंद्रक।
जनन केंद्रक है और इस केंद्रक को क्या बोलेंगे बच्चा? कायिक केंद्रक। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? कायिक केंद्रक बोलेंगे। और फाइनली जो है इस प्रकार से देखोगे अगर गौर से, तो एक बात बताना जो मैं पूछने वाला हूँ, ध्यान से बात बताना, मैं जो पूछने वाला हूँ उसको अच्छे से सोच समझ के बताना। बच्चा ये कौन सी कोशिका है? कौन सी कोशिका है? तो कहोगे सर ये कोशिका जो है लघु बीजाणु है। और ये जो लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं, ये लघु बीजाणु कोशिकाएं कितनी कोशिकाओं में बन चुकी है, कितनी कोशिकाओं में बदल चुकी है? तो कहोगे कि सर लघु बीजाणु जो कोशिकाएं हैं ना, वो 2 कोशिकाओं में बदल चुकी है, जिनमें से छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहा जाता है और बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहा जाता है। ये 2 कोशिकाओं में लघु बीजाणु कोशिका बदल चुकी है। कितनी कोशिका बदल चुका है बच्चा? 2 कोशिका में। ये 2 कोशिका में बदल चुकी है, 2 कोशिका में बदल चुकी है, 2 कोशिका में। और यही बातें जो मैंने बताया अभी, जस्ट जो भी बताया, यही बातें आपको बिल्कुल लिखनी है और लिखने में बहुत अच्छा तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिखना है ध्यान देना यहाँ बोर्ड पे। क्या लिखोगे बच्चा? लिखोगे लघु बीजाणु कोशिका में, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी क्या लिखेंगे? लघु बीजाणु कोशिका में, कोशिका में क्या होता है? असमान केंद्रक का विभाजन होता है। तो इसको भी लिखोगे असमान केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन होता है। हुआ, जिससे 2 केंद्रक का निर्माण होता है, जिससे एक छोटा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक, छोटा केंद्रक व एक बड़े केंद्रक, बड़े केंद्रक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इतना लिखोगे। जिनमें से छोटे केंद्रक को, आगे लिखोगे, जिनमें से छोटे केंद्रक को, छोटे केंद्रक को, छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक, जनन केंद्रक व बड़े वाले केंद्रक को, बड़े वाले केंद्रक को, केंद्रक को कायिक, कायिक केंद्रक कहा जाता है, कहा जाता है। इतनी सी बातें बच्चा आप केवल जो लिखे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें यहाँ पे केवल छापे हो। ठीक है, और कैसे छापे हो, हर एक बातें समझ करके छाप सकते हो बच्चा। ठीक है, अगर यहाँ तक बच्चे को समझ में आ रही होगी तो आगे क्या होएगा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चा लोग। ठीक है, आगे आगे क्या लिखना है,
आगे क्या लिखना है, यहाँ से अब यहाँ तक क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, तो लिखोगे असमान कोशिका का विभाजन हुआ है। क्या हुआ है, असमान कोशिका का विभाजन हुआ है। तो इसको इसी को लिखना है इसमें, ठीक है। केंद्रक का विभाजन होने के बाद, केंद्रक का विभाजन होने के बाद, विभाजन होने के बाद असमान कोशिका का विभाजन होता है। असमान कोशिका का, असमान कोशिका का विभाजन होता है। और जब बच्चा असमान कोशिकाओं का विभाजन होएगा तो जाहिर सी बात है बच्चा, एक छोटा कोशिका एक बड़ी कोशिका बनेगी। सेम वैसे ही लिखना, ठीक है, जिससे एक छोटी कोशिका, एक छोटी कोशिका व एक बड़ी कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है बच्चा, निर्माण हो जाता है। तो जानते हो कि छोटी कोशिका को क्या बोलेंगे, सिंपल सा, जिनमें से छोटी कोशिका को जनन कोशिका और बड़ी कोशिका को क्या बच्चा, कायिक कोशिका कहा जाता है। देखा बच्चा आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हम लोग जो है फिगर को समझने के बाद कितने अच्छे तरीके से टॉपिक को लिखा जा रहा है। आपने ये सारी चीज़ें देखा और देखने के साथ हर एक बातों को सीख लीजिए कि किसी टॉपिक को समझने के बाद किसी टॉपिक को लिखा कैसे जाता है। बिल्कुल ये जो मैं यहाँ पे इतना सा बड़ा जो टॉपिक लिखा हूँ इसे याद बिल्कुल नहीं करना है। जो भी करना है बस फिगर को याद रखना है, इतने से भाग याद करना है, इस फिगर याद हो जाएगा तो ये आप इस फिगर को देख के इतने सारे बातें आप लिख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बातें अगर बच्चे को समझ आ गई होगी, बातें, तो ये बातें लिखने के बाद आपको फिगर भी बना लेनी है। अब आगे क्या होएगा बच्चा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टार बना करके लिखवा रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंट स्टार बना करके एक पॉइंट लिखवाने वाला हूं कि ये जो लघु बीजाणु कोशिकाएं है, कौन सी कोशिका थी, लघु बीजाणु कोशिका थी। अब कितनी कोशिकाएं बदल चुकी है, तो 2 कोशिका बदल चुकी है। तो ये लिखोगे जब लघु, जैसे ही लिखोगे जैसे ही लघु बीजाणु कोशिकाएं 2 कोशिका अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है,
बदल जाता है, तब तब क्या होता है, तब क्या होएगा? ध्यान से मेरी बातें सुनना, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें लिखने वाला हूं मैं। यहाँ पे बातें ये लिखा बच्चा कि जैसे ही लघु बीजाणु कोशिकाएं दो कोष की अवस्था में बदल जाती है, दो कोष की अवस्था में बदल जाती है, तो तब क्या होता है? तब टेपिटम जो है, टेपिटम एक कार्य करता है। तब टेपिटम क्या करता है? टेपिटम क्या है जानते हो ना? लघु बीजाणु भित्तियों के नाम है, जो सबसे अंदर वाला था, जो बहुकेंद्रिक था, जो पराकणों को पोषण दे रहा था, वही टेपिटम। वही टेपिटम क्या करता है? सुनना सुनना ध्यान से बच्चा। ये टेपिटम, तब टेपिटम इन दो कोशिकीय लघु बीजाणु, दो कोशिकीय लघु बीजाणु के ऊपर दो आवरण का निर्माण, दो आवरण का निर्माण कर देता है, दो आवरण का निर्माण कर देता है। ये बातें याद रख लेना बच्चा। मैं फाइनली बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताया हूँ। मैं महत्वपूर्ण बातें ये बताए हूँ बच्चा लोग कि ये बताया हूँ कि जैसे ही आपका ये जो कोशिकाएं है, कौन सी कोशिकाएं हैं बच्चा? ये लघु बीजाणु कोशिकाएं हैं। और ये लघु बीजाणु कोशिकाएं कितनी कोशिकाओं में बदल चुकी है? तो कहोगे सर दो कोशिकीय अवस्था बदल चुका है। तो जैसे ही ये दो कोशिका अवस्था में बदल जाता है, तब टेपिटम क्या करता है? इन दो कोशिकीय लघु बीजाणु के ऊपर दो आवरण का निर्माण कर देता है, दो लेयर का निर्माण कर देता है। देखना चाहेंगे बच्चा? तो देखना, इन सबको हटाता हूं और एक अलग फिगर बनाता हूं। ध्यान से देखना बच्चा, ये सभी फिगर बना लेना आप अच्छे तरीके से। इसको हटाता हूं। अब ध्यान देना कि मैं यहाँ पे जो लिखा, ये बातें स्टार बना करके ये क्या कहना चाहता है। वैसे समझ गए होंगे क्या होने वाला है, ठीक है बच्चा। फाइनली जो है हम लोगों ने ये बना चुका। ये क्या है बच्चा? ये है लघु बीजाणु, जिनमें से एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका को जनन कोशिका, छोटी कोशिका को बच्चा जनन कोशिका, और बड़ी कोशिका को बच्चा क्या? कायिक कोशिका कहा जाता है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना। यही जो दो कोश की अवस्था वाला लघु बीजाणु है, ये क्या है? लघु बीजाणु दो कोश की अवस्था, दो कोशिकीय अवस्था में है ना? है। तो इसके ऊपर टेपिटम क्या करता है? इसके ऊपर टेपिटम क्या करता है बच्चा? इसके ऊपर टेपिटम एक कार्य करता है। ये है लघु बीजाणु कोशिका, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका, और इन दो कोशिकीय लघु बीजाणु कोशिका के ऊपर टेपिटम दो आवरण का निर्माण करता है। तो एक ये रहा पहला आवरण, ये रहा
पहला आवरण, ठीक है। और ये रहा दूसरा आवरण, ये रहा दूसरा आवरण, ध्यान देना, ये रहा दूसरा आवरण। ध्यान देना बच्चा लोग, बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। ये रहा आपका दूसरा आवरण, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। दो आवरण है। एक अंदर की तरफ आवरण है ये वाला, एक अंदर की तरफ आवरण है ये वाला, ठीक है। एक अंदर की तरफ आवरण है ये वाला। अंदर की तरफ आवरण को बोला जाता है अंताचोल, अंताचोल, और बाहर वाले आवरण को बोला जाता है वाह्यचोल। क्या बोलेंगे बच्चा? वाह्यचोल। अंदर वाले के आवरण को बोला जाता है अंताचोल, बाहर वाले आवरण को बोला जाता है वाह्यचोल। और यहां पे देख रहे होंगे ध्यान से, तो इस भाग पे वाह्यचोल नहीं है, इस जगह पे, इस जगह पे वाह्यचोल नहीं है बच्चा। तो जिस जगह वाह्यचोल नहीं होता है उस जगह को बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोला जाता है। समझ में आया? और साथ में जैसे ही लघु बीजाणु के ऊपर ये दो आवरण बन जाएंगे, जिनमें से अंदर वाले आवरण का नाम अंतःचूल, बाहर वाले आवरण का नाम वाह्यचूल, और जिस जगह वाह्यचूल नहीं है उस जगह को बोला जाता है जनन छिद्र। जैसे ही ये संरचना बन जाती है, यही संरचना बच्चा कहलाती है पराग कण, कहलाती है पोलेन ग्रेन कहलाती है। देखा बच्चा, मैंने किस तरीके से लघु बीजाणु से पराग कण में क्या मैं परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया। हमने जो है लघु बीजाणु कोशिका से पराग कणों का निर्माण कर दिया, और यही संरचना कहलाती है क्या? परागकण। परागकण को ध्यान से आप देख सकते हो बच्चा, ध्यान से देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो बच्चा। आप हो सके तो यहाँ तक की बातें आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो बच्चा लोग, ठीक है। अब बात की जाए, ठीक है, बात की जाए इन दोनों के इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो वाह्यचोल जो है ना, वाह्यचोल को बोला जाता है इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन, INTINE, इंटाइन। और अंतःचोल को बोला जाता है एक्साइन, EXINE। और जनन छिद्र को बोला जाता है जर्मपोर, ठीक है, GERMPORE, जर्मपोर बोला जाता है। सिंपल सा ये पूरी संरचना याद रख लेना, भूल मत जाना। यही संरचना है जो बच्चा ये क्या कहलाएगी, याद रख लेना, पराग कण कहलाएगी। तो कोई पूछे परागकण दिखता कैसा है, तो एक बात याद रखना, परागकण जो है दो कोश की अवस्था में होता है। दो कोश की अवस्था में से ये जो कोशिका है बच्चा लोग, जो छोटी सी जो कोशिका है, इस कोशिका का नाम क्या है? तो जानते हो, जनन कोशिका। क्या है? जनन कोशिका। अब बड़ी सी कोशिका का नाम क्या है बच्चा लोग? तो जानते हो, इस बड़ी सी कोशिका का नाम है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, ठीक है।
बड़ी सी कोशिका क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। ये पूरा फिगर परागकण के ऊपर दो आवरण, एक पहली कोशिका, दूसरी कोशिका, पूरा संरचना बार बार रिपीट कर दिया। ये पूरी संरचना जो है क्या है, परागकण है। ध्यान से देख लो, नोट कर लो, बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। अगर यहां तक हो गए होंगे, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से देखना। एक बात और रहेगी बच्चा, ये जो परागकण की जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो याद रख लेना, परागकण अलग अलग आकृति में पाए जा सकते हैं। मैंने क्या बोला, ये जो परागकण बनाया हूं ना, ये परागकण की जो आकृति है अलग अलग तरीके से पाए जा सकते हैं। तो आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो, नोट पॉइंट में NOTE नोट पॉइंट लिखोगे बच्चा कि परागकण अलग अलग प्रकार के आकृति में पाए जाते हैं। बच्चा लोग, आप यहां तक की बातें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो परागकण होते हैं ये अलग अलग प्रकार के आकृति में पाए जाते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ गए होंगे। अब बात की जाए कि इसके आगे क्या हमें पढ़ना है, तो ध्यान से बच्चा समझने की कोशिश करना। थोड़ी इनके बारे में और बातें कर लेते हैं। तो क्या बच चुका है इनके बारे में, तो इनके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा ये बातें जो हटा देता हूँ बच्चा, ठीक है। ये हमें हटाया, इस सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, ध्यान देना। बच्चा लोग, थोड़ा सा हमें बात ये करनी है कि ये जो आपका वाह्यचोल है ना, ये जो आपका वाह्यचोल है और एक है अंतःचोल है, ये दोनों बने किससे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंतःचोल की। तो याद रख लेना, ये जो अंतःचोल है बच्चा लोग, ये अंतःचोल बना होता है कोशिका भित्ति से। किससे बना होता है बच्चा लोग, ये बना होता है कोशिका भित्ति से बने होते हैं। और आप जानते हो, लिख देता हूँ पूरा, कोशिका भित्ति से बना होता है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि ये जो कोशिका भित्ति होती है, इन कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा, सेलुलोज पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप बातें समझ गए होंगे, ठीक है बच्चा लोग। अब बात की जाए वाह्यचोल की, तो वाह्यचोल किससे बने होते हैं, तो ये भी याद रखना, वाह्यचोल जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम लेने वाला हूँ। ये वाह्यचोल बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। पोलिनीन से मिलकर बना होता है, और साथ में ये लिपिड से मिलकर भी बना होता है। बच्चा ध्यान से हर एक बातें सुन लेना। मैंने ये बताया कि जो आपके अंतःचोल होते हैं, ये अंतःचोल किस चीज़ के बने होते हैं, तो याद रख लेना, ये आपकी जो अंतःचोल होती है ये कोशिका भित्ति से बना होता है। ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि जो ये आपका वाह्यचोल है, ठीक है, जो वाह्यचोल है, ठीक है, चोल का मतलब होता है आवरण, यानी जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी चोल है, इस चोल जो होता है ये स्पोरोपोलिनिन और लिपिड से मिलकर बना होता है। याद रख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं इस ये वाला, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। सर
स्पोरोपोलिन क्या होता है, तो याद रख लेना बच्चा, आपके यहाँ पे एक नोट पॉइंट हो सके तो, है ना, नोट पॉइंट हो सके तो बना के लिख लेना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ और इसके बाद एक नोट पॉइंट बना लेना। नोट पॉइंट बना के लिखोगे कि ये जो स्पोरोपोलिन जो होता है यह पादप जगत के, ये स्पोरुलिन पदार्थ जो होता है यह पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो लिखना क्या है नोट पॉइंट में, तो नोट पॉइंट में लिखना है कि स्पोरोपोलिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है बच्चा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्पोरोपोलिन होता क्या है भाई, तो याद रख लेना स्पोरोपोलिन जो है पादप जगत के सबसे कठोर पदार्थ होता है। और ये कठोर है, ये पदार्थ कठोर है और कठोर होने के कारण इन परागकणों को अंदर से सुरक्षा देने का कार्य करता है। ये बात याद रख लेना, भूल मत जाना, ठीक है। अब एक बात और रह गई है, इससे एक बात और रह गई है जो कि बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चा, अब क्या बोलने वाला हूँ। बच्चा लोग, ये हमने बताया कि जो वाह्यचोल होते हैं, आपके वाह्यचोल जो होता है स्पोरोपोलिन और लिपिड से दोनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अब बात की जाए कि अगर स्पोरोपोलिन और लिपिड को दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बोला जाता है, तो याद रख लेना स्पोरोपोलिन और लिपिड दोनों को मिला करके कहा जाता है प्रोबिस। क्या बोलते बच्चा? बोलते हैं प्रोबिस। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोबिस बोलते हैं। तो मैंने ये कहा कि प्रोबिस है क्या प्रोबिस, तो बता देना कि प्रोबिस जो है यह स्पोरोपोलिन और लिपिड को मिला करके प्रोबिस कहा जाता है। तो एक दिमाग लगा लो, क्या हम ये नहीं बोल सकते कि वाह्यचोल जो चोल होते हैं यह प्रोबिस से मिलकर बना होता है? क्या बोल सकते हैं कि बच्चा कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अब हो सकता है, ये क्यों बताया मैंने बातें, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाए, ठीक है। तो आपको प्रश्न पूछेगा वाह्यचोल किससे बने होते हैं, तो आपको या तो स्पोरोपोलिन या लिपिड से मिलकर बने होते हैं ये ऑप्शन में होएगा, या ये दोनों ऑप्शन न दे करके आपको क्या दे दे, प्रोबिस दे दे। तो प्रोबिस का मतलब भी क्या होता है? स्पोरोपोलिन होता है, लिपिड होता है। तो प्रोबिस का मतलब भी याद रखना, कि प्रोबिस का मतलब होता है स्पोरोपोलिन और लिपिड दोनों को मिला करके हम प्रोबिस का कहते हैं। याद रख लेना इस बात को। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि आपका जो वाह्यचोल होता है, ये वाह्यचोल बने होते हैं प्रोबिस से, और साथ में अंतःचोल बने होते हैं कोशिका भित्ति से बना होता है। ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो हो सके तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो सके तो अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अभी नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। जब हम परागकण पढ़ेंगे, परागकण की संरचना पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतनी सी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब बात की जाए कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो बच्चा इसके बाद हमें परागकण ही पढ़ना है, परागकण की संरचना पढ़ना है। लेकिन परागकण की संरचना पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? क्या आपको लघु बीजाणुधानी जो थी, क्या उनकी भित्तियाँ याद है?
ठीक है। क्या लघु बीजाणुधानी की भित्तियां याद है बच्चा लोग? आपको जरूर याद होंगे, लघु बीजाणुधानी की भित्तियों के नाम याद होंगे। सबसे बाहरी आवरण क्या था? लघु बीजाणुधानी भित्तियों की सबसे बाहरी आवरण क्या था बच्चा? तो आप जानते हो बाह्य त्वचा था। बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे कौन सा था? तो अंतस्थीसियम था। अब अंतस्थीसियम के जस्ट नीचे कौन था? तो आप जानते हो कि मध्य परत था। और मध्य परत के ठीक नीचे कौन सा बच्चा था? तो याद है आपका टेपिटम था। और ये जो भित्तियां हैं, इन भित्तियों का कार्य है क्या? ये भित्तियां क्या कार्य करती है? इन भित्तियों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये भित्तियों के कार्य पढ़ने के बाद तब हम परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी, और यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। तो हम इस सभी चीज़ को हटा देते हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो आपको हेडिंग लगाना है, हेडिंग लगा लेना है बच्चा, ठीक है। हेडिंग लगा लेना है। क्या? ध्यान देना, लघु बीजाणुधानी भित्तियों के कार्य, लघु बीजाणुधानी भित्तियों के कार्य, हेडिंग लगा लेना बच्चा लोग, ठीक है। हेडिंग लगाने के बाद, ठीक है, ध्यान से मेरी बातें सुनना बच्चा। एक बात और बताना चाहूँगा इनके बारे में, परागकणों के बारे में। क्या मैंने आपको बताया कि ये जो परागकण जो होते हैं अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे पता चला होगा कि अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं? तो परागकणों का अध्ययन किया गया होगा, और जब परागकण का अध्ययन किया गया होगा तो पता चला होगा कि परागकण जो होते हैं अलग अलग आकृति के होते हैं। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर परागकण का अध्ययन कर रहे हो तो परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बात में दम है, यहाँ पे प्रश्न में दम है। याद रखना, परागकण का अध्ययन कहलाता है बच्चा, याद रखना, पेलिनोलॉजी। मैंने क्या बोला? पेनिलोलॉजी, ठीक है। पेलिनोलॉजी कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। सिंपल सा ये प्रश्न आप लिख सकते हो कि परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। यह भी आप बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें लिखने के बाद सिंपल सा सभी चीज़ हटा देना, और इनके बारे में अच्छे तरीके से हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आप लोगों को बतलाने वाला हूँ लघु बीजाणुधानी भित्तियों के कार्य। तो बच्चा लोग याद रखना, लघु बीजाणु भित्तियों के जो भित्तियाँ थी कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आपका थोड़ा फिगर यहाँ बना लेते हैं। ये है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के सबसे बाहरी आवरण क्या था? याद करो, एपिडर्मिस था। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे का आवरण जो है बच्चा क्या था? आपको पता है, एंड्रोथीसियम है। और एंड्रोथीसियम के नीचे की परत बच्चा क्या होती है? बताते जाना। मिडिल लेयर होता है, और मिडिल लेयर के नीचे एक आवरण होता है बच्चा लोग,
इस आवरण का नाम होता है टेपिटम। क्या होता है? टेपिटम होता है। तो इन भित्तियों के कार्य हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लघु बीजाणु भित्तियों के नाम में सबसे पहला हेडिंग होएगा आप लोगों का, सबसे पहला हेडिंग होएगा क्या? एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। सबसे पहला हेडिंग होएगा बाह्य त्वचा, ठीक है, बाह्य त्वचा, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे बच्चा? एपिडर्मिस। और इसमें क्या लिखनी है तो याद रख लेना, यह लघु बीजाणु धानी के सबसे बाहरी आवरण होता है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। यह लघु बीजाणु धानी के, लघु बीजाणु धानी के सबसे बाहरी आवरण होता है, आवरण होता है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये सिंपल सी बातें बच्चा लिखने में क्या आपको शर्म आ रही है? नहीं बच्चा, लिखते जाओ, ठीक है। दूसरा आवरण का नाम क्या है बच्चा? ध्यान देना, दूसरा आवरण है एंड्रोथीसियम, यानी इसे बोलते हैं अंतस्थीसियम, ठीक है। दूसरा आवरण का नाम है अंतस्थीसियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोथीसियम, एंड्रोथीसियम। अब ये एंड्रोथीसियम क्या होता है तो लिखने का तरीका सुन लेना बच्चा। एंड्रोथीसियम यानी अंतस्थीसियम बाह्य त्वचा के ठीक नीचे वाली परत होती है, लिख देना। यह बाह्य त्वचा के ठीक अंदर वाली परत होती है, ठीक है, परत होती है। इसकी एक स्तर पाई जाती है, एक स्तर पाई जाती है, इसकी एक स्तर पाई जाती है। एक ही तो स्तर है बच्चा, सिंपल सा एक स्तर पाई जाती है। और साथ में याद रख लेना, बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूँ, यही एंड्रोथीसियम पराग कणों को फटने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? यही एंड्रोथीसियम पराग कणों को स्फुटन में यानी फटने में सहायता प्रदान करती है। इस बात को भी लिखना है। यह अंतस्थीसियम पराग कोश को यानी एंथर को, ठीक है, परागकण थोड़ी फटेंगे बच्चा, पराग कोश फटेंगे। यह अंतस्थीसियम पराग कोश को
फटने में यानी स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। ये बातें लिख लेना, बहुत ही अच्छा बात बताया। तो अगर एक कोई पूछ दे कि पराग कोश को फटने में सहायता कौन करती है, तो याद रख लेना बच्चा, पराग कोश को फटने में एंथोस्टेशियम की जो लेयर है यही सहायता प्रदान करती है। ये बातें आपको याद रख लेनी है। अब तीसरा लेयर का नाम है बच्चा, तीसरा लेयर का नाम है क्या? मध्य परत। मध्य परत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर, MIDDLELAYER, मिडिल लेयर बोला जाता है। और ये मिडिल लेयर में क्या लिखना है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यह मिडिल लेयर जो है किसके नीचे है, तो लिखोगे मिडिल लेयर जो होता है, मध्य परत जो होती है, यह एंथोस्टेशियम के ठीक नीचे वाली परत होती है। तो ये बातें लिखोगे बच्चा। यह एंथोस्टेशियम के ठीक नीचे वाली परत होती है। नीचे वाली परत होती है ना बच्चा? है ना? बिल्कुल है, जैसा है वैसा मैं लिखा। बिल्कुल आपको भी लिखना है, बिल्कुल नहीं शर्माना है, बिल्कुल लिख देना है। और एक बात याद रख लो, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ये जो मध्य परतें हैं, मध्य परतें की जो लेयर है कितनी पाई जाती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मध्य परतें होती है किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 पाई जाती है, याद हो जाता है। यानी कहने का मतलब है मध्य परत की स्तर, मध्य परत की स्तर 1 से 3, 1 से 3 परतें पाई जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है बच्चा कि ये तो एंथोस्टेशियम के नीचे वाली परत है, इस बात को भी लिखा। कितने लेयर पाई जाती है, तो 1 से 3 लेयर पाई जाती है, इसको भी लिखा। अब बात आएगी ये करती क्या है, क्या करती है, तो याद रख लेना, ये जो है मिडिल लेयर, ये पराग कण इसमें जो बनने वाले हैं, इन पराग कणों को थोड़ा बहुत पोषण देने का कार्य करती है, और साथ साथ में फटने में, यानी पराग कोश को फटने में भी सहायता प्रदान करती है। तो 2 कार्य करती है, पराग कणों को पोषण देती भी है, पराग कणों को पोषण देने का भी कार्य करती है, और साथ साथ में पराग कोश को फटने में भी सहायता प्रदान करती है। तो 2 कार्य मैंने बोला इसमें। ठीक है, तो लिखोगे इसमें, यह पराग कणों को पोषण देने का कार्य, परागकणों को थोड़ा बहुत पोषण देती है, और पराग कोश को फटने
फटने में सहायता प्रदान करती है। तो बच्चा लोग आप यहाँ से दो बातें सीख चुके होंगे कि पराग कोश को फटने में सहायता कौन कौन सी लेयर करती है। तो आप जान गए होंगे एक एंथोस्थिसियम भी पराग कोश को फटने में सहायता करती है और आपकी मध्य परत भी पराग कोश को फटने में भी सहायता करती है। कैसे करती है अभी रुके रहना, बस थोड़े से रुके रहना। एक और बच चुका है टेपिटम, उसको लिखने के बाद बताता हूँ कि ये दोनों कैसे सहायता करती है, ये भी बताऊंगा। ध्यान से रुके रहना बच्चा। तो एक आखिरी हेडिंग है बच्चा, क्या? टेपिटम। नीचे हो सकता है जगह है ना, देखता हूँ जगह है, हाँ जगह है, ठीक है। अब ध्यान देना, आखिरी लेयर है क्या बच्चा? टेपिटम। तो लिख लेना टेपिटम, हेड लगाएंगे टेपिटम, टेपिटम हेडिंग हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेपिटम, टेपिटम। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यह टेपिटम, यह मध्य परत के अंदर वाली, मध्य परत के अंदर वाली परत होती है। ये तो देख ही रहे हो, ये मध्य परत के अंदर वाली परत होती है, ठीक है। ये साफ जानते हो, देख भी रहे हो। और साथ में एक पॉइंट लिख लेना बोला बच्चा, स्टार बना करके, कि टेपिटम बहुकेंद्रकीय होता है, बहुकेंद्रकीय होता है। ये बातें हम पहले भी बता चुके हैं, तो टेपिटम में लिखने में बिल्कुल नहीं शर्माना है, लिख देंगे। और साथ में यह भी मैंने बताया कि टेपिटम पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है, पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है बच्चा। यह भी जानते हो, ये सभी बातें जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। टेपिटम जो है मध्य परत के ठीक नीचे वाली परत है, इसको मैं लिखा। अब मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं कि जो टेपिटम होता है बहुकेंद्रकीय होता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस होता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। और साथ में ये भी बताया हूं कि ये जो टेपिटम है, ये पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। ये तीन बातें मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और एक बात मैं और बताया था, इस टेपिटम में और बातें भी बताया, तो अगला स्टार बना के लिखना बच्चा। पराग कोश फटने से पहले, पराग कोश फटने से पहले टेपिटम कैलेज एंजाइम का निर्माण करता है, कैलेज एंजाइम का निर्माण करता है, जिससे पराग कण मुक्त हो जाते हैं, परागकण मुक्त हो जाते हैं। एक मिनट रुक जाना,
एक बात छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये कैलेज एंजाइम का निर्माण करता है, और ये आपको पता होगा ये कैलेज एंजाइम क्या किया था, आपको पता है, बता चुका हूं बच्चा लोग। ये कैलेज एंजाइम कैलोज की भित्ति को नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो लिख सकते हो, यह कैलेज एंजाइम कैलोज की भित्ति को नष्ट कर देता है, ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ठीक मैंने इसको आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इन चीज़ों को ना जब मैं पढ़ाया ना बच्चा, तो बहुत बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर दिया हूँ, और इसलिए मैं आराम से केवल मैं लिखने में लिख दिया हूँ। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जिसके बारे में आपको जब पढ़ाया गया होगा तो ये सारी बातें जो मैं लिखा हूँ, इन सभी बातों को मैं बताया भी हूँ। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बताया? सब बताया, ठीक है। आपको लिखना है। और फाइनली अब क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम पढ़ेंगे बच्चा, इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पराग कण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पराग कण पढ़ने से पहले आप इतने सारे टॉपिक को यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चा लोग, ठीक है। ध्यान देना। बच्चा लोग, मैं सोचता हूँ कि आज का भी टॉपिक बहुत ही लंबा हो चुका है, तो क्यों ना हम इसी लेक्चर को बस यही तक रहने देते हैं। और हम जैसे अभी बताया कि हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो परागकण पढ़ेंगे, है ना। परागकण आप बना चुके हो, परागकण की संरचना कैसे होती है वो देख चुके हो। बस थोड़ी सी परागकणों के बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना होएगा, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चा, ठीक है। हम परागकण अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। और याद रख लेना बच्चा, मैं आपको एक हमेशा बात बोलता हूँ बच्चा, लेक्चर लंबा है, लेकिन आप चीज़ को हर बातें समझा करके लिखा जा रहा है। तो बच्चा मेरे को मेहनत लगती है, अब मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, केवल फोकस कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छा तरीके से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे समझ करके, तो पूरा आपको जो बोर्ड में जो नंबर है बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आप पढ़ने के बाद खुद एहसास करेंगे, ठीक है। और यही नहीं, आप पढ़ो तो पहले,